हाय गाइस, सो आईक्यू लीट में मैकेनिक्स में आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो है एनएलएम यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। सो स्टार्ट करते हैं हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से। सो इन एनएलएम हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ओके, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? सो न्यूटन का फर्स्ट लॉ सिंपल सी चीज कहता है, आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास बॉडी की दो कंडीशन हो सकती है, एक जब बॉडी रेस्ट में हो और एक बॉडी जब मोशन में हो। इन दोनों ही कंडीशन में क्या खास बात है, मान लीजिए कि कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक, मान लीजिए कोई बॉडी है जो रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में है तो इसके ऊपर लगने वाले जो भी फोर्सेस होंगे, मान लीजिए जो भी फोर्सेस होंगे, उन सभी फोर्सेस का जो सम होगा मींस F प्लस F1 प्लस F2 यानी नेट फोर्स जो होगा, मैं नेट फोर्स समीशन स्मॉल f दे देता हूं, ठीक है, वो क्या होगा, जीरो होगा, यानी समीशन ऑफ ऑल द नेट फोर्सेस, ठीक है ना, वो क्या होगा, जीरो होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये बॉडी किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम। तो कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, अगर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तो उसके ऊपर लगने वाले जो भी फोर्सेस होंगे, चाहे आप हॉरिजॉन्टल की बात करें, वर्टिकल की बात करें, यानी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में, वो सभी फोर्सेस का अगर हम सम निकालेंगे तो ओवरऑल क्या बनेगा, जीरो होगा। तो कोई बॉडी जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी। मोशन, मान लीजिए कोई बॉडी मूव कर रही है, मूव करते टाइम उसके ऊपर जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, या जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, उन फोर्सेस से उस बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, यानी वो बॉडी अगर मूव कर रहा है तो मूव ही कर रहा है, यानी उस कंडीशन में भी जो भी फोर्सेस उसके ऊपर लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस का ओवरऑल अगर हम समीशन निकालेंगे तो वो कितना होगा, जीरो होगा। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है यानी मूव कर रही है तो वो कंटिन्यूअसली मूव ही करती रह जाएगी। कब तक मूव करेगी, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्सेस लग करके उसके इस कंडीशन को तोड़ना दे। अब कंडीशन को क्या कहते हैं, कंडीशन को कहते हैं हम इनर्शिया। इनर्शिया बॉडी की एक कैरेक्टर है, कंडीशन हो सकती है जिसमें वो बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में है और मोशन में है तो मोशन में है, यानी वो खुद से इनर्शिया में वो बॉडी खुद से अपने कंडीशन को चेंज नहीं कर सकता जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगे और उसके कंडीशन को चेंज करे, यानी कोई एक अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट होना चाहिए। अगर बैलेंस फोर्स क्रिएट है तो वो बॉडी जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहेगा। जैसा कि अगर हम रेस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो ओवरऑल फोर्सेस लग रहे हैं उनका समीशन जीरो है, यानी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, यानी इसके ऊपर लगने वाले जो भी फोर्सेस हैं वो एक बैलेंस फोर्सेस है, अनबैलेंस फोर्स नहीं है। अगर अनबैलेंस होता तो कंडीशन टूट जाता। सिमिलर इन केस ऑफ सेकंड मोशन। मोशन में अगर आप बात करें तो देखिए बॉडी के ऊपर लग रहे हैं वो जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, वो सभी फोर्सेस जो बॉडी के मोशन में लाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वो फोर्सेस जो मोशन करते बॉडी के ऊपर लग रहे हैं उनका सबमिशन अगर हम निकालेंगे तो जीरो है। क्यों? क्योंकि वो सभी एक बैलेंस फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। अगर वहीं पर वो एक अनबैलेंस फोर्स क्रिएट करते तो दो चीजें हो सकती थी, या तो वो बॉडी रुक सकती थी या तो वो बॉडी और स्पीड से मूव करने लग जाती, ठीक है ना। तो ये दोनों ही कंडीशन हम किसमें देखते हैं, फर्स्ट लॉ में देखते हैं। तो ये न्यूटन का हमारा फर्स्ट लॉ था। फिर न्यूटन का सेकंड लॉ देखते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहते हैं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में कुछ खास बात है नहीं, ठीक है, सेकंड लॉ की बात करते हैं। सो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द applied force in the direction of acceleration, ठीक है। यानी किसी भी बॉडी के अंदर अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो वो मोमेंटम किससे रिलेट करता है,
उस बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्स से रिलेट करता है, डायरेक्टली रिलेट करता है। तो अगर मैं इस कंडीशन को ध्यान से देखूं तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है एंड एक्सेलरेशन a। तो अगर मैं मोमेंटम निकालू, क्या निकालू? मोमेंटम। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास दो मोमेंटम निकलेंगे, एक इनिशियल मोमेंटम और एक फाइनल मोमेंटम। तो मैं इनिशियल मोमेंटम mi, तो ये निकल जाएगा m इंटू यू। अगर मैं फाइनल मोमेंटम की बात करूं तो ये हो जाएगा m इंटू कैपिटल V। अब उसने बोला चेंज इन मोमेंटम, ध्यान से देखिए, उसने बोला चेंज इन मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम, कितना चेंज हुआ? तो कितना चेंज हुआ मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये क्या हो जाएगा? mv माइनस mu, यही तो होगा। अब उसने एक चीज बोली, यहां पर ध्यान से देखिए, अब मैं रेट की बात करता हूं, रेट, ठीक। तो रेट की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है mv माइनस mu अपॉन टाइम t। भाई टाइम के रिस्पेक्ट में ही तो रेट निकल रहा है। तो अगर मैं मास कॉमन ले लूं और ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो v माइनस यू बाई टी, अगर आपको याद होगा जब मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ाया था तो आपको बताया था कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। सो ये हमारा पूरा एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो m v माइनस यू बाई टी इज a एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया? m a। तो ये फोर्स, तो जो फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहा है, ठीक है, वो किसके बराबर है? m a के बराबर है, ठीक। यहां पर जो मास m लिया गया है, याद रखिएगा ये कांस्टेंट है इस केस में। कैसा है? कांस्टेंट। लेकिन ये डायरेक्टली ड्राइव नहीं हुआ। ड्राइव कुछ इस तरीके से होगा कि अगर मैं बात करूं तो यहां पर लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मींस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो इफ f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट k लग जाता है एंड ma आता है। अगर मैं इस k की वैल्यू 1 रख दूं, क्यों रख दूं 1? क्योंकि मैं कोई भी चीज यूनिट के लिए निकाल रहा हूं। मतलब आप अगर यूनिट फोर्स के लिए, यूनिट मोमेंटम की बात करें तो अगर आप F1 रखें, M1 रखें एंड A भी 1 रखें तो K की वैल्यू कितनी आएगी? ऑब्वियसली 1 आएगी। तो अगर आप K इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो आपके पास कुछ ये फॉर्मूला आएगा, F इज इक्वल्स टू M, ठीक। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं कि न्यूटन सेकंड लॉ और किस तरीके से आपको पेपर में डिफाइन दिया जा सकता है, तो आपको सिंपल लिखा आ सकता है F इज इक्वल्स टू डी एम वी बाई डी टी। बिकॉज उसने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहां पर जो चेंज हो रहा है वो मोमेंटम चेंज हो रहा है। यहां पे मैंने डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है, चाहे तो आप इसे डेल्टा फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा एम वी बाय डेल्टा टी, है ना। यानी मोमेंटम का चेंज होना और टाइम का चेंज होना, टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम का चेंज होना, ये कौन डिसाइड कर रहा है? उस बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स, ठीक है ना। तो ये बेसिक बात थी जो आपको पता चल गई। इसके अलावा और भी मैं इसमें आपको कुछ और भी चीजें ड्राइव कर देता हूं, ठीक है। ये तो आपको बेसिक बातें हैं जो पता होनी चाहिए, बट अब देखिए आगे कुछ। तो अगर आपके पास F इज इक्वल्स टू डी एम वी बाई डी टी है, डी एम वी बाई डी टी है, तो यहां पर दोनों चीजें, अगर मैं बात करता हूं मास, मैंने मास कांस्टेंट नहीं लिया, मैंने मास बोला वेरिएबल। मैंने क्या बोला? वेरिएबल है, कुछ इस तरीके से मान लो। तो मुझे मास के रिस्पेक्ट में भी टाइम को देखना होगा, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में भी टाइम को देखना होगा। अभी आप सोचिए कि मास कुछ नहीं, मैं मास के रिस्पेक्ट में सबको डिफरेंशिएट कर रहा हूं।
तो मास के चेंज होने से भी तो फर्क पड़ता है मोमेंटम पर, वेलोसिटी के चेंज होने से भी फर्क पड़ता है मोमेंटम पर। तो मैं लिखा dm/dt, ठीक है, या सिंपली आप समझिए, मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा तो दिक्कत होगी। कांस्टेंट और वेरिएबल कुछ मत समझिए, आप सिंपल समझिए कि अगर मैंने लिखा F = d/dt ऑफ mv, तो मैंने यहां पे लगा दिया प्रोडक्ट रूल। अगर मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, m dv/dt प्लस v dm/dt, ठीक है। एक्चुअली में ये है हमारा जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोमेंटम है, सॉरी सेकेंड लॉ है न्यूटन का, मोमेंटम नहीं, सेकेंड लॉ जो है हमारा न्यूटन का वो ये है m dv/dt प्लस v dm/dt, एक्चुअल यही है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, इफ m इज कांस्टेंट, तो आपको पता है डिफरेंशिएट जब हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का करते हैं तो वो जीरो हो जाता है, तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो गया। अगर जीरो हो गया तो F = क्या है, m dv/dt, आया कि नहीं आया? तो यहीं से हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया, F = dmv/dt, ठीक है। आप इस तरीके से भी इसे समझ सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल फॉर्म हम किससे निकालते हैं, बहुत छोटा सा चेंज, बहुत छोटा सा चेंज। अब यहीं से हम इंपल्स समझते हैं, इंपल्स क्या होता है, ठीक है। सो इंपल्स देखिए क्या, अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, किसी टाइम के लिए, तो फोर्स इनटू टाइम, ये कहलाता है हमारा इंपल्स। क्या कहलाता है, इंपल्स। अब देखिए मैंने क्या कहा कि कोई भी फोर्स जो बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता है, तो अगर कोई बॉडी है, मास m है उसका, अगर उसके ऊपर कोई छोटा फोर्स किसी छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लग रहा है, तो उसका मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली चेंज होगा, ठीक। तो इंपल्स मतलब I = फोर्स इंटू टाइम t रखा आपने, बिल्कुल सही। तो I = फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, ma इंटू t लिख सकते हैं। सो I = m, एस्केलेशन को क्या लिख सकते हैं आप, v - u/t इंटू t, यही लिख सकते हैं। फोर्स इन ma = इंटू t, तो ये होगा v - u/t। अब आप ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले, या एक काम करते हैं, फोर्स इंटू टाइम, ठीक है, m इंटू v - u/t इंटू t, t ने t को मार दे। सो I = हो गया m v - u, ठीक है। एक काम करते हैं, एक तो यहां से ये आपको ये चीजें तो क्लियर हो गई, एक चीज और क्लियर करते हैं इसमें, कि मान लीजिए कोई फोर्स F है जो m इंटू a के इक्वल है, ठीक है, m इंटू a के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करूं, यही चीज मैं दोबारा क्रिएट कर रहा हूं, अगर मैं बोथ साइड टाइम का मल्टीप्लाई करूं तो फोर्स इंटू टाइम t = m इंटू a अपॉन टाइम, इंटू टाइम t, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स इंटू टाइम, हो गया इंपल्स I = m, एक्सेलरेशन इज v - u अपॉन टाइम t into t, and then it get cancelled, so impulse is equals to m v minus u. 1 second.
सो इधर तो आपको समझ में आ गया कि I इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास mv माइनस u। ओके, ये हो गया हमारे पास। अभी इसी को, ये तो मेरे को यहाँ पे से कंडीशन पता करनी थी। अब देखिए इसी कंडीशन से मैं आपको बताता हूँ कि इम्पल्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे हो सकता है। सो f इज इक्वल्स टू m इंटू a, ठीक है, इतना तो आपको क्लियर है। सो f इज इक्वल्स टू m इंटू v माइनस u अपॉन टाइम t, ठीक, हाँ ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ठीक है, v माइनस u अपॉन टाइम t। अब ये t जाके इधर मिल गया तो ये हो गया f इंटू टी इज इक्वल्स टू m v माइनस u। आप ऐसे भी कर सकते हैं f इंटू टी यानी i इज इक्वल्स टू, ये होता है हमारा चेंज इन मोमेंटम। मुझे इसी कंडीशन को एक बार पता करना था, ठीक है। सो ये तीन चीजें हैं, आप तीनों तरीके से देख रहे हैं कि मैंने तीनों तरीके से ये क्रिएट किया कि आप चेंज इन मोमेंटम यानी इम्पल्स जो है वो हमेशा किसके इक्वल आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम एंड इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। ये दो तरीके तो आपको समझ में आगे क्लियर हो गए। ये तीसरा तरीका था कि आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों तरफ टी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसमें सिंपल आप देख ही रहे फॉर्मूले से एग्जैक्ट चीजें निकल गई, इधर से भी निकल गई। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम यानी इम्पल्स इज बेसिकली इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम होता है, ठीक है। तो इम्पल्स के बाद आता है आपका टॉपिक, वो आता है न्यूटन थर्ड लॉ। देन हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे। सो लेट्स सी। सो न्यूटन थर्ड, ये तो बताने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। न्यूटन आपको पता होना चाहिए कि कुछ प्रिंसिपल होते हैं, मतलब आपको देखना पड़ेगा कुछ बेसिक पेपर में, या तो हो सकता है कि कुछ बेसिक एग्जांपल पूछे आपको कि ये एग्जांपल किस लॉ पे बेस्ड है, लाइक न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ या न्यूटन थर्ड लॉ। तो आपको कुछ एग्जांपल्स देंगे, एग्जांपल में मे भी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो कुछ बेसिक एग्जांपल होंगे, आपको देख के पता चल जाएगा। बस चीजें आपको याद होनी चाहिए कि कहां पर क्या लॉ लग सकता है। सो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सिंपल समझो, ये कोई एक सरफेस, यहां कोई एक बॉक्स या ब्लॉक रखा हुआ जिसका मास m, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg। अगर नीचे की तरफ कोई फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब है कि वो ब्लॉक जमीन में धंस देना चाहिए, अंदर चला जाना चाहिए, धंस जाना चाहिए, पर वो तो जा नहीं रहा। इसका मतलब इसको ऊपर की तरफ कोई फोर्स खींच रहा है, जिसे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, जो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगते हैं। और आप सभी को पता है कि नॉर्मल रिएक्शन लगने के लिए दो सरफेस का जुड़ा होना जरूरी होता है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू है mg, दैट्स व्हाई ब्लॉक जमीन के अंदर नहीं जा रहा। सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, ठीक। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि किसी भी बॉडी, मान लीजिए कोई दो बॉडी है, कहीं पर उन दोनों का कोलिजन हो गया। अगर उन दोनों बॉडी का कोलिजन हो गया यानी टकराए, तो उन दोनों का जो मोमेंटम है, क्या वो मोमेंटम लॉस हो जाएगा या क्या होगा। तो वो कहता है कि किसी भी बॉडी के अंदर मौजूद दो बॉडी है, अगर वो आपस में कोलिजन करते, कोलाइड करते, टकराते, तो उन दोनों का ही मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है ना। वो कैसे जुड़ेगा वही हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ते हैं।
तो मान लीजिए कि हमारे पास दो बॉडी है, एक का मास m है और एक का मास स्मॉल m है, ठीक है। एक की इनिशियल वेलोसिटी u है, u1 मान लेते हैं, इसकी u2 मान लेते हैं, इसकी फाइनल वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, फॉर फर्स्ट बॉडी, अगर मैं पहले बॉडी की बात करूं, फर्स्ट बॉडी की बात करूं तो उसका इनिशियल मोमेंटम, क्या इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम यानी p1, इनिशियल मोमेंटम यानी pi क्या होगा, वो होगा m इंटू u1, फाइनल मोमेंटम क्या होगा फर्स्ट बॉडी का, m इंटू v1, ठीक है। ऐसे ही अब मैं सेकेंड बॉडी की बात करता हूं। अगर सेकेंड बॉडी को देखें तो इस सेकेंड बॉडी के लिए इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, स्मॉल m इंटू u2, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। अब सेकेंड बॉडी का जो फाइनल मोमेंटम वो होगा स्मॉल m इंटू v2। अब देखो, अगर दोनों का मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, मतलब दोनों का ही इनिशियल मोमेंटम प्लस होगा, लाइक इसका इनिशियल मोमेंटम, दोनों का मैंने सेम ही किया, कंफ्यूज मत हो जाना। चलो मैं इसमें i डैश दे देता हूं और इसमें f डैश दे देता हूं, ठीक है। सो pi प्लस pi डैश इज इक्वल्स टू pf प्लस pf डैश, ठीक है। सो pi की वैल्यू क्या है, m u1, pi डैश की वैल्यू क्या है, m u2, pf की वैल्यू क्या है, m v1 प्लस pf डैश की वैल्यू क्या है, m v2, सॉरी स्मॉल m v2, ठीक। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मान लो कि कोई दो बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाए, क्या हो जाए, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाए। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई है तो ये और ये दोनों ही एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो बचा क्या, तो बचा m v1 प्लस स्मॉल m v2 इज इक्वल्स टू जीरो। तो अगर मुझे यहां से बड़े वाले m की वेलोसिटी निकालनी होगी तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा v1 इज इक्वल्स टू माइनस स्मॉल m v2 अपॉन में कैपिटल M, ठीक है। ये इधर चला गया तो माइनस में आ गया। अगर मुझे v1 निकालना होगा तो कैपिटल M उसके नीचे चला गया, तो ये हमारा v1 आ गया। तो v1 की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी दोनों ही बॉडी की जीरो हो जाए, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया। और क्या टॉपिक्स रह गए आपके में, एक है रिकॉइल ऑफ गन। सो रिकॉइल ऑफ गन इज सेम, ऐसा ही यही कॉन्सेप्ट है। आप अगर इसको अप्लाई करके खुद से ट्राई कीजिएगा। रिकॉइल ऑफ गन में एक गन होता है और एक बुलेट होता है, जो जब हम फायर करते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, स्टेशनरी कंडीशन में जब हमने बंदूक पकड़ के रखी होती है तो जो हमारा बुलेट होता है उसकी भी वेलोसिटी जीरो होती है और गन उसकी भी वेलोसिटी जीरो होती है। तो आप मान सकते हैं ये गन हो गया और ये बुलेट हो गया, ठीक है ना, ये गन हो गया और ये बुलेट हो गया। अगर गन स्टेशनरी कंडीशन में तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और बुलेट उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अब वो बोलता है कि जब उसने फायर किया तो गन की क्या वेलोसिटी होगी, तो गन पीछे की तरफ मूव करता है। तो अगर ये v1 इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन, सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगा, माइनस बुलेट का मास इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द गन, मास ऑफ द गन, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो माइनस साइन जो है वो क्या बताता है, माइनस साइन ये बताता है कि वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की तरफ। तो यही था हमारा रिकॉइल ऑफ गन। और एनएलएम में अभी इतना ही है। एनएलएम का सेकंड पार्ट जो होगा, सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में। उसमें आप पुली ब्लॉक देखोगे, इंक्लाइन प्लेन देखोगे और उसमें A1 से लेकर के AZ तक आप चीजें क्लियर करोगे। मतलब भाई पुली ब्लॉक सिस्टम में कैसे क्या करना है, इंक्लाइन प्लेन होता है तो उसमें एंगल वगैरह, जो भी डाउट है वो आपके उन सब वीडियोस में क्लियर हो जाएंगे।
ये वीडियोस मैंने इसीलिए बताया क्योंकि एनएलएम में जो ये चीजें हैं ये पेपर में पूछी जाती है। इसके अलावा एनएलएम में और जो मतलब क्या है ना, आपके मैकेनिक्स के बुक में अलग अलग चैप्टर्स है, तो एनएलएम एक ही चैप्टर है, उसको यहाँ बुक में, डिप्लोमा के बुक में स्प्लिट करके दे दिया गया। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि इस चैप्टर का ये एनएलएम 1 एनएलएम 2 करके वीडियोस बना दूंगा, ठीक है ना। सो एनएलएम का पार्ट 1 था, इसमें आपका जो मैकेनिक्स का बुक है उसका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अभी मैं थ्योरी पार्ट्स कवर अप करवा रहा हूँ, जैसा कि आप सभी को पता है। न्यूमेरिकल हम एक साथ ही देखेंगे, कुछ के न्यूमेरिकल्स में कुछ स्किप आउट कर दिए मैंने बनाना, दैट्स वाई हम एक साथ ही देखेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है, और एक साथ ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर भी देखेंगे। और बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं सिलेबस को लेकर के कि सिलेबस क्या है। सो मैंने अभी जस्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको कंप्यूटर का सिलेबस बताया था। वो वीडियोस कंप्लीट नहीं थी, बट कंप्लीट वीडियो भी अपलोड हो जाएगी अभी, जस्ट अभी जैसे ये वीडियोस अपलोड होगी, ठीक है ना। और एक कंप्लीट सिलेबस भी बता दूंगा, एग्जाम डेट क्या है, इन सभी चीजें जो है वो वैसे अभी तक तो कुछ क्लियर हुआ नहीं है, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं। पर एक वीडियोस बनाएंगे उसमें हम एक एज्यूम करेंगे कि हाँ भाई इस डेट तक जो है एग्जाम में भी हो जाएगा एडमिट कार्ड वगैरह, या अभी कुछ एक आइडिया होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म निकल गया है, तो आप एज्यूम कर सकते हो कि हाँ एप्लीकेशन फॉर्म निकलने के जस्ट इतने दिन बाद एग्जाम हो जाते हैं। तो वो भी अभी कुछ हुआ नहीं है, तो उतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर होगा, सब चीजें होंगी अपने टाइम से। जरूरी ये है कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, आप तैयारी किस हिसाब से कर रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। एंड अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो आप कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि प्राइस 600 रुपीज है, ठीक है। और अगर आपको परचेज करना है तो आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी हेल्प आपको मिलेगी मेरी तरफ से। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू।